यस, वेलकम क्लास 12। आज हम अपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे। आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. Now we would be proceeding with the principle of discipline. Now listen to me class, as again I am repeating the same point that अगर आपको बीएसटी में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, मोर देन 95% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तो दैट मीन्स आपको ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल एनसीईआरटी की पढ़नी होगी। एंड वो माइन्यूट डिटेल्स के अंदर इंक्लूड होती है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। कई बार आपको क्वेश्चन में एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन दे देंगे एंड देन आपसे पूछेंगे विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। तो आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। नाउ वी विल बिगिन विद प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड का मीनिंग बहुत इजी है, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्कूल में आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट तभी हो जब आप स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। सो बेसिकली डिसिप्लिन का मीनिंग वहीं से जनरेट होता है मैनेजमेंट में भी, दैट इज ओबीडियंस टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट डिसिप्लिन सिर्फ यहीं तक नहीं है उसका मीनिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में उसका मीनिंग और वास्ट हो जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना इज डिसिप्लिन, दैट इज ओके कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करते हो, वो डिसिप्लिन है। प्लस आपने एक दूसरे को जो कमिटमेंट करी है, जो प्रोमिसेस करे हैं, उनको फुलफिल करना भी डिसिप्लिन है। तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का जो ये वाला मीनिंग है, ओबीडियंस टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप सिर्फ पेपर में ये मेंशन करते हो और ये भूल जाते हो मेंशन करना कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, तो आप ध्यान रखना आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन के डुअल मीनिंग है। डुअल मीनिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के लिए आपने जो प्रोमिसेस करें, जो कमिटमेंट करें, जो आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, दैट मीन्स बात वही आती है, जो भी आपने एक दूसरे से प्रोमिसेस करे हैं उनको फुलफिल करना, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना भी डिसिप्लिन है। एंड जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है, केस स्टडी के अंदर ये पॉइंट हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पॉइंट तो कोई भी देख के बता देगा कि डिसिप्लिन की बात हो रही है। ज्यादातर केस स्टडीज को ट्रिकी बनाने के लिए सीबीएसई ये वाला पॉइंट यूज करता है कमिटमेंट का। यहां से पता चलता है कि एक्चुअली में बच्चों को डिसिप्लिन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है। बेसिकली आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स। नंबर 1, discipline refers to obedience to general rules and regulation of the organization. Secondly, commitment towards each other. किसी ने मैनेजमेंट ने वर्कर से, वर्कर ने मैनेजमेंट ने, एक वर्कर्स ने दूसरे वर्कर से कोई भी प्रॉमिस करा है, कोई भी कमिटमेंट करी है, उसको फुलफिल करना इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। दूसरी बात, फेयोल ये कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ सुपीरियर लेवल या सबऑर्डिनेट लेवल पे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स फॉलो करेंगे, दैट्स रॉन्ग। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर से लेके वर्कर तक, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका डिसिप्लिन फॉलो होगा। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए नहीं है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट को फुलफिल करने की बात है तो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल करें। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सुपीरियर है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल, किसी भी लेवल, हर एम्प्लॉय, whoever is working in the organization, whoever is a part of the organization must fulfill the commitment made towards each other. दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की जो आपके माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से छपी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लाइन एज इट इज उठ के आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल। सबसे पहले तो ये समझो
कि डिसिप्लिन प्रिंसिपल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स की बात इसलिए कही गई क्योंकि कमिटमेंट, जैसे अगर आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी आपको एनुअली 10% का इंक्रीमेंट देगी, तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपको एनुअली 10% का इंक्रीमेंट दे। एग्रीमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट। कंपनी ने आपसे कमिट करा, आपसे प्रॉमिस करा है एग्रीमेंट में कि हम एनुअली आपको 10% का इंक्रीमेंट देंगे ही देंगे। तभी बोला डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल्स एंड क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड judicious application of penalties। and जो पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता उस पे चार्ज होगी पेनल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज रूल्स एंड रेगुलेशन तभी फॉलो करेंगे जब उन्हें ये पता होगा कि नहीं फॉलो करने पे क्या है, पेनल्टी। तो इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो। एज इट इज लाइन आ सकती है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो आपको पता होना चाहिए डिसिप्लिन को 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल, नंबर 2 क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, नंबर 3 जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अब आप खुद देखोगे, जब आपने प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन के डुअल नेचर को समझ लिया, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया कि डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए नहीं है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन की ये लाइन आपने याद कर ली, इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो आप देखोगे कि आपको डिसिप्लिन प्रिंसिपल लर्न होगा। दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसिप्लिन प्रिंसिपल। तो यही आपको साथ के साथ अगर आप पॉज करके भी एक बार दिमाग में सोचो कि क्या डिसिप्लिन प्रिंसिपल है, तो यू विल फाइंड कि आपको साथ के साथ प्रिंसिपल लर्न हो चुका होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, सपोज एग्जाम्पल सुनो, मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक एग्रीमेंट में एंटर करा है। दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्या एग्रीमेंट है? मैनेजमेंट ने ये बोला है कि अभी कंपनी लॉस में है, तो जो वर्कर्स से मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आप लोग एक्स्ट्रा आवर्स काम करो। 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, आप एक्स्ट्रा 2 आवर्स 3 आवर्स काम करो, बट विदाउट एडिशनल पे। काम एक्स्ट्रा करो बट अभी पेमेंट मत लो। एंड मैनेजमेंट ने उसके रिगार्डिंग प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट करी है कि अगर ऐसा करने से कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो आपको हम बाद में डबल वेजेस देंगे, ठीक है, या हम आपको अच्छा इंक्रीमेंट देंगे। ये कमिटमेंट करी है मैनेजमेंट ने। समझ गए? मैनेजमेंट ने वर्कर्स को क्या बोला है कि आप अभी एडिशनल आवर्स वर्क करो बट विदाउट एडिशनल पे, और जब कंपनी प्रॉफिट लॉस से बाहर आ जाएगी और प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी तो हम आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देंगे, डबल सैलरी देंगे। ठीक है, वर्कर्स ने पूरी मेहनत करी, एक्स्ट्रा आवर्स डेली काम करना शुरू करा एंड अल्टीमेटली कंपनी लॉस से बाहर आ गई एंड कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लग गई। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट। अब मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट करी थी वो उसको फुलफिल करें। अगर उन्होंने इंक्रीमेंट की बात करी थी तो इंक्रीमेंट दो, अगर उन्होंने डबल वेजेस की बात करी थी तो डबल वेजेस दो। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंडली you have to respect the commitment towards each other, you have to develop commitments toward each other, you have to fulfill your promises जो भी आपने towards employees या towards management या towards worker frame करे हैं। तो this was the principle of discipline. I hope in 4 points से 1 2 3 4 the explanation is clear, plus you can add one example and the complete explanation is done. Now मैंने आपको last class में भी बोला था कि advantages and एडवर्स इफेक्ट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड एनसीईआरटी में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज इसलिए मैंने नोट्स में इस चीज को शेयर करा है। सो यू मस्ट रीड इट, क्योंकि कई बार केस स्टडी में आ जाता है कि व्हाट वुड हैपन इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। तो इसलिए उस चीज को ईज करने के लिए, इजी करने के लिए आई हैव प्रोवाइडेड यू विद दी नोट्स जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है। तो आप देख सकते हो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का क्या एडवांटेज होगा। सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, आपकी कमिटमेंट फुलफिल हो रही है। और इसी का ऑपोजिट होगा अगर एडवर्स इफेक्ट है, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होंगे,
डिससेटिस्फैक्शन होगी एम्प्लॉयज को, तो एडवांटेजेस समझ जाओगे तो डिसएडवांटेजेस खुद बना सकते हो। वैसे भी बहुत जनरल है, अगर आपको प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली उसके मेरिट्स बता सकते हो, और जब मेरिट्स बता दिए तो डीमेरिट्स बताना बहुत आसान है कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा। इज दैट क्लियर क्लास? सो नाउ without wasting our time, let's move to the next principle. So our next principle is principle of unity of command. I am taking the principles in the sequence of weightage, जिस हिसाब से वो प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में जितनी बार आए हुए हैं, जितनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी है, मैं उस सीक्वेंस में प्रिंसिपल्स को ले लूं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ सी, What is the meaning of the word unity? यूनिट का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। कमांड मीन्स ऑर्डर। यहां से आपको प्रिंसिपल पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी ओनली एंड ओनली one superior on a subordinate, कि एक सबऑर्डिनेट पे, एक एम्प्लॉय पे सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर यहाँ 4 एम्प्लॉयज हैं तो चारों के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए, इसका ये मीनिंग नहीं है। बहुत बच्चे इसका ये मीनिंग समझ लेते हैं कि देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन सुपीरियर ऑन अ सबऑर्डिनेट, तो हर सुपीरियर के ऊपर, हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए। नो, इसका कहने का मतलब है चाहे इन चारों पे एक सुपीरियर हो, बट इन चारों के चारों को ABCD को अगर किसी से ऑर्डर मिलेंगे या कमांड मिलेगी तो वो एक सिंगल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि A को एक से ज्यादा लोगों से कमांड मिल रही है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये नहीं कहता कि हर सबऑर्डिनेट को अपना एक बॉस मिलना चाहिए। नो, यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए यार मुझे इससे ऑर्डर लेने हैं, कि ऐसा ना हो वो कंफ्यूज हो जाए, उसके ऊपर 4 बॉस हो और वो कंफ्यूज है, इसकी बात सुनूं उसकी बात सुनूं, किसका काम पहले करूं। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि एक सबऑर्डिनेट को अगर कमांड लेनी है, अगर ऑर्डर लेना है, तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए जिससे वो ऑर्डर ले या जिसको वो काम करके दिखाए, जिसके लिए वो अकाउंटेबल हो, जिसके लिए वो आंसरेबल हो। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान से समझो। देखो इस चीज को समझो, अगर सपोज करो एक पर्सन के ऊपर 2 बॉस है, ठीक है, एक पर्सन के ऊपर 2 बॉस है और दोनों से अपना अपना काम दे रहे हैं, तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले फर्स्ट बॉस का काम करूं या मैं सेकंड बॉस का काम करूं। अगर सपोज करो फर्स्ट बॉस का काम करता है तो सेकंड बॉस गुस्सा आ जाएगा, भाई मेरा काम क्यों नहीं करा पहले। वो सेकंड बॉस का काम करता है तो फर्स्ट वाला गुस्सा आ जाएगा, भाई मेरा काम क्यों नहीं करा पहले। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक सुपीरियर के ऊपर हमेशा, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर हमेशा एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ताकि उसे कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। सी, सपोज करो मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो बेसिकली एम्प्लॉय भी ही इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नाउ जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने मिस्टर ए को बोला कि तुम कस्टमर को 10% डिस्काउंट दो, 10% डिस्काउंट देने से हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे जो फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर मिस्टर ए को कह रहा है कि तुम 5% से ज्यादा डिस्काउंट मत देना वरना हमें लॉस होगा या हमारा प्रॉफिट बहुत कम होगा। अब मिस्टर ए किसकी बात माने? ही विल गेट कंफ्यूज। अब मिस्टर ए अगर फाइनेंस मैनेजर की बात मानता है तो मार्केटिंग वाला गुस्सा हो जाएगा, उसकी ईगो क्लैश हो जाएगा, यार मेरी बात क्यों नहीं मानी, फाइनेंस वाला ज्यादा सगा है।
और अगर वो मार्केटिंग की बात मानेगा तो फिनेंस वाला उससे चिढ़ जाएगा कि भाई उसका ही ज़्यादा सगा है तो उसकी बात मानिए। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन एम्प्लॉय के ऊपर ना आए, ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय ना फंसे, इसीलिए कहा जाता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसे केस में मिस्टर ए के ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर। अब वो मार्केटिंग मैनेजर की हेडेक है कि वो फाइनेंस मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके कितना रेट ऑफ डिस्काउंट डिस्कस करता है, ठीक है। यानी ए के ऊपर एक ही होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजर। वो मार्केटिंग मैनेजर की फिर ड्यूटी है कि वो फाइनेंस से क्या डिस्कशन करके ए को बताता है, ताकि ए को कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसकी बात मानूं या किसकी बात नहीं मानूं। समझ आ रही है बात? तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड लेके। ये तो था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना ठीक है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको इस प्रिंसिपल की छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से समझ हो जानी चाहिए। ध्यान से देखो, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट तो यही है कि ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एडिशनल पॉइंट क्या है, फेयोल ने एक पर्टिकुलर लाइन बोली है, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड। ध्यान से सुनना, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपार्डी। जियोपार्डी मीन्स खत्म हो जाता है, हार्म होता है, डिसिप्लिन को नुकसान होता है, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड। इस तरह से पूरी लाइन एक फेयोल ने बोली है। यू विल फाइंड दिस लाइन एनसीईआरटी। ऑथोरिटीज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड, स्टेबिलिटी थ्रेटेंड। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इफ दिस, अकॉर्डिंग टू फेयोल, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, ऑथोरिटीज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपार्डी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड, विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हियर। तो जिस बच्चे ने डीपली एनसीईआरटी पढ़ी है, उसकी एक एक लाइन पढ़ी है, वही बच्चा आंसर कर पाएगा क्लियर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को ही समझना सबसे मुश्किल है। बाकी पेपर एक तरफ और सेक्शन ए 20 मार्क्स का एक तरफ। सेक्शन ए में खास करके एनसीईआरटी से लाइंस उठाई जाती हैं। आप प्रीवियस सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर देख सकते हो। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपका ये बेसिक समझ लो कि सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती, बट वो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा जाती है। इस चीज को समझो, सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती, बट वो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा जाती है। उतना ही डीप हमें स्टडी करना है। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन किस प्रिंसिपल की है, यूनिटी ऑफ कमांड की। एंड ये प्रिंसिपल आपको कहाँ देखने को मिलता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री में जो आपका पूरा एक कहते हैं कि अपनी आर्मी होती है, आपका एक ग्रुप होता है, उनके ऊपर एक ही सुपीरियर होता है। आपको एक से ही ऑर्डर लेने होते हैं, फिर आपको और किसी की नहीं सुननी होती। आपके सुपीरियर ने जो बोला आपको वही करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको कोई और बॉस नहीं है। जब एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वहीं अगर एक पर्सन के ऊपर 2 बॉस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉय पे कंफ्यूजन नहीं होती, समझ गए। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो तो बहुत दिक्कत है। पहली बात, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी बात मानो उसकी बात मानो। दूसरी बात, उन सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैश हो जाएगा कि यार मेरी बात नहीं मानी, उसकी मान ली। थर्ड, एम्प्लॉय काम से बच सकता है। कैसे? बेवकूफ बना के। वो सपोज 2 सुपीरियर है, एम्प्लॉय है, ठीक है, सुपीरियर 1, सुपीरियर 2, एम्प्लॉय। दोनों ने काम दिया, उसने दोनों का ही काम नहीं करा। क्या बोला? सुपीरियर 1 को बोला मैं तो सर सुपीरियर 2 का काम कर रहा था। सुपीरियर 2 को बोला सर मैं तो सुपीरियर 1 का काम कर रहा था। बनाया ना उसने बेवकूफ। तो यही है, इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा है। तो ठीक है,
तो ये कुछ ये वाली लाइन और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट वो है जो 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, जो केस स्टडी के अंदर केस स्टडी को ट्रिकी बना सकता है। तो आपको अपनी तरफ से एक भी मौका नहीं छोड़ना कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो। जब आप पूरी एनसीईआरटी की एक एक डिटेल पढ़ के जाओगे तो चांस ही नहीं है कि आपके मार्क्स कहीं कट हो जाए। तभी हम जो भी टॉपिक उठा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, प्लस फिर एनसीईआरटी की माइन्यूट डिटेल्स उठा रहे हैं। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। Our next principle we would be taking now according to the weightage, that is principle of order. Principle of order states that in every organization there is a suitable, or you can say a proper place for everyone and everything. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन के लिए, एवरीवन मीन्स यहाँ ह्यूमंस की बात हो रही है, हर पर्सन के लिए, एवरीथिंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, और हर चीज के लिए क्या होती है, एक प्रॉपर प्लेस होती है। ध्यान से देखो, मैंने 2 वर्ड्स को सेपरेटली क्यों लिखा है, क्योंकि अभी इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई मैंने इन्हें सेपरेट करके लिखा है। समझो इस चीज को। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि किसी भी कंपनी में, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सुटेबल प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज की और हर पर्सन की एक प्रॉपर जगह है। ऐसा नहीं है डेली आके आप कंफ्यूज हो, यार आज मुझे कहाँ बैठना, मेरा कैबिन कहाँ है। या स्कूल में अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कंफ्यूज हो, यार मेरा फर्स्ट पीरियड कहाँ होता है, मेरा सेकंड कहाँ होता है, थर्ड मुझे पता ही नहीं है। प्रॉपर प्लेस है हर चीज, मुझे पता फर्स्ट पीरियड में आई शुड बी देयर, सेकंड पीरियड में आई शुड बी देयर, थर्ड पीरियड में आई शुड बी देयर। समझ आ रही है बात? अब जब हम बात करते हैं एवरीवन की, कि हर चीज, हर पर्सन की एक प्रॉपर जगह है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सोशल ऑर्डर की। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर। यहाँ बात हो रही है सोशल ऑर्डर की। जब हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन की एक प्रॉपर जगह है, जैसे हर एम्प्लॉय का एक प्रॉपर कैबिन है। जब हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग की, कि हर चीज की कंपनी में प्रॉपर जगह है, तो हम बात कर रहे हैं मटेरियल ऑर्डर की। समझ गए? जैसे स्कूल से समझो, स्कूल से बहुत इजीली आपको समझ आएगा। आपका जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका एक अपना कैबिन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का अपना एक प्रिंसिपल रूम है, रिसेप्शन अपनी जगह है, स्पोर्ट्स रूम, म्यूजिक रूम अपनी जगह है, हर क्लास टीचर की अपनी एक क्लास है प्रॉपर। तो जब हम कह रहे हैं कि हर पर्सन की एक प्रॉपर स्पेस है, तो वो होता है सोशल ऑर्डर। वहीं पे अगर मुझे बास्केटबॉल खेलनी है स्कूल में, तो मुझे पता है स्पोर्ट्स रूम की किस अलमीरा में बास्केटबॉल है। अगर मार्कर खत्म हो गया तो हमें पता होता है कि कहाँ पे स्टेशनरी रूम के किस अलमीरा में मार्कर है, ठीक है। हमें पता है फाइल्स कहाँ है, हमें पता है कि हमारे असाइनमेंट शीट्स किस अलमीरा में रखी होती हैं। तो ध्यान से समझो, तो हर चीज की और हर पर्सन की एक प्रॉपर जगह होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होनी भी चाहिए। वाई? क्यों? अगर हर पर्सन की एक प्रॉपर जगह नहीं है, सपोज प्रिंसिपल की एक प्रॉपर स्पेस नहीं है स्कूल में, एंड मुझे प्रिंसिपल से कुछ डिस्कशन करनी है, तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी पूरे स्कूल में प्रिंसिपल को। अगर मुझे एचओडी से कुछ डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग क्लास 12 टेस्ट, तो अगर एचओडी के पास एक अपनी प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर कैबिन, प्रॉपर रूम नहीं है, तो वेयर आई वुड बी फाइंडिंग हर और हिम, और कंप्लीट टाइम वेस्ट होगा, मेरा पूरा टाइम वेस्ट होगा उस एचओडी को ढूंढने में। सिमिलरली अगर हर चीज की प्रॉपर प्लेस, अगर इस मार्कर की प्रॉपर प्लेस नहीं है स्कूल में, और मार्कर चाहिए मुझे पढ़ाना है, मेरा लेक्चर है, मुझे मार्कर चाहिए, तो कहाँ मार्कर ढूंढने में ही हो सकता है 1 आवर और 1.5 आवर लग जाएगी, मार्कर कहाँ है। अगर मुझे एक इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए, किसी के पेरेंट्स आए एंड आई वांट रिजल्ट शीट, मुझे उसमें रिजल्ट शीट चाहिए, मुझे दिखानी है पेरेंट्स को कि आपके वार्ड ने कैसा परफॉर्म करा है, और वो रिजल्ट शीट मिल ही नहीं रही है, तो माय टाइम वुड बी वेस्टेड इन सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। तो हर चीज और हर पर्सन की प्रॉपर जगह होना जरूरी है। इसके एडवांटेजेस सबसे बड़ा यही है, इट लीड्स टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एफिशिएंसी रिवाइज हो रही है। एफिशिएंसी कैसे? क्योंकि टाइम बच रहा है। टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स, टाइम बच रहा है, तो इट्स लीड्स टू एफिशिएंसी।
टाइम सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना हो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा चीज़ों को ढूंढने में, पर्सन को ढूंढने में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, देयर शुड बी अ सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, सोशल ऑर्डर वेयर वी से देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, material order where we say there is a fixed place for everything in the organization. This principle is quite simple, nothing extraordinary which is mentioned in NCERT which needs to be discussed. ठीक है, तो now today in today's class we completed with principle of discipline with detailed minute points. Secondly, we completed unity of command again with detailed points, and third we completed principle of order. Now it's a task to watch the video twice for retention. Retention रहती है, समझ एक बार में आता है, retention दो बार में आता है, always say. तो watch the video twice, then read the notes provided by me. The notes are very important. आप वीडियो के एकदम बाद अगर नोट्स देखते हो तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे और लर्न हो जाएगा साथ के साथ. यू विल फाइंड कि आपको साइड बाय साइड लर्न हो गया. तो रीड द नोट्स, ओके, एंड copy the first two principles in your fair register: discipline, unity of command, not order. Order is quite simple. Unity of command and discipline. And as soon as you complete your classwork, send it to me. Okay, class. Now start doing your classwork. And if you're having any doubt, mark it and just tell me so that we can clear it in the doubt clearing session.